तो फाइनली फ्रेंड्स अगला मास्टर वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और इस बार एक ही उद्देश्य है कि टॉपर बना के छोड़ूंगा। बस जितना बोल रहा हूँ दे रहा हूँ, कर लीजिए। ये मास्टर वीडियो है मेडिवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत के इतिहास का। 2 पार्ट में किया हूँ। पहला पार्ट दे चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। लगभग 1 घंटा का वीडियो है। ये दूसरा पार्ट है और ये भी 1 घंटा का वीडियो है। ठीक है, दोनों को मर्ज करके भी दे दूंगा। तो ये कंप्लीट हो गया आज मध्यकालीन भारत का इतिहास। हाँ, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो में थोड़ा सा हो सकता है कि वॉइस कम होगा कहीं कहीं। कारण यह है कि अभी आवाज़ से लग रहा होगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं मौसम चेंज हुआ है, तो इस कारण से कोल्ड सा हो गया है। कोई बात नहीं, लेकिन डायग्रामिकली सब कुछ आपको समझाया गया है और सारे होल सिलेबस जो आपकी एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आता है, टॉपिक वाइज PYQs और शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया गया है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको जो कंप्लीट करवा चुका हूं वो सीरीज ऑलरेडी फ्री में यूट्यूब पे सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को। मैं सबसे पहले एनवायरनमेंट कंप्लीट करवाया हूं, दूसरा सेक्शन था इंडियन ज्योग्राफी, तीसरा था एंशिएंट हिस्ट्री और चौथा अभी जो दे रहा हूँ वीडियो वो है मेडिवल हिस्ट्री। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 1 to 1 सब चीज डाउनलोड मतलब कि हम लोग पढ़ लेंगे और आप एग्जाम में बोनाफाइड बन जाएंगे। और जब बोनाफाइड हो जाते हैं तो एक सीट कंफर्म हो जाता है। एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपको डेली अब टेस्ट लगाना है। आप जो भी बुक से पढ़े हैं, जो भी नोट्स है, जो भी है, या फिर जिस भी माध्यम से आप पढ़े हो, रिवीजन करना जरूरी है। सिर्फ 1 लाइनर रटने से सिलेक्शन नहीं होता है। मैं आपको शुरू दिन से कह रहा हूँ। तो अभी भी 45 दिन है, तो क्या करिए, क्योंकि अभी तो मैं आपको PYQs प्लस शॉर्ट नोट से करवा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें तो कवर हो ही रहा है। आप अपने स्तर पे क्या करिए, आपके पास जो भी नोट्स है, जो भी बुक्स है, जिस भी बुक से आपने पढ़ाई किया है, उसको मल्टीपल टाइम वही टॉपिक जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको अभी वीडियो में दिखेगा, उसी टॉपिक को जाकर रिविजन कर लेना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। करंट अफेयर्स जो आपको करवाया जा रहा है यूट्यूब पे, ये भी सब कुछ फ्री में करवाया जा रहा है, वो करिए। और साथ में कई सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हम टेस्ट कहाँ से लगाएं। टेस्ट भी मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ। अभी शायद 6 या 7 टेस्ट करवा चुका हूँ, उसको दीजिए, रिविजन करिए। रिवीजन जरूरी है और 1 to 1 आपको सारे सेक्शन को कंप्लीट करना है इस टाइम में। सिलेक्शन कंफर्म है और डबल स्टार इस बार आपके कंधे पे होगा। फाइनली मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें मैं क्या किया हूँ कि एक पार्ट दे दिया हूँ फ्रेंड्स, पार्ट 1 दे चुका हूँ। नहीं देखे पार्ट 1 तो जाके देख लीजिए। आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये पार्ट दूसरा है और इसमें मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस करवा देता हूँ और पिछले 25 साल का क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपका यहाँ पे कवर हो रहा है, जो कि आपके होल दरोगा का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और बहुत कम समय में, लास्ट टाइम में आपको ये करना पड़ेगा अगर दूसरे से बेहतर स्कोर करना है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको इससे पहले एनवायरनमेंट कंप्लीट करवा दिया हूँ। दूसरा सेक्शन फ्रेंड्स इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया हूँ। तीसरा सेक्शन था एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, और चौथा जो है आज मेडिवल कंप्लीट हो जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों सेक्शन कंप्लीट। करंट अफेयर्स आपका चल ही रहा है। मॉक टेस्ट तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ और मॉक टेस्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा ना, 50 जो टेस्ट है उसमें से लगभग 55 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पेपर में दिखेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी सीरीज आपके बीच में लेके आया हूँ सर्वोत्तम है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो बैच को, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत ही नॉमिनल फी है क्विक रिवीजन सीरीज। इसका फी है 499, मात्र 499 कर दिया हूँ। इसमें सारे सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक वाइज आपको बुकलेट मिल जाता है। बुकलेट मिल जाता है फ्रेंड्स, PYQs का टॉपिक वाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हो और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और करंट अफेयर्स आपको पूरे 12 महीने का यहाँ पे मतलब कि होल सिलेबस कवर हो रहा है इसके थ्रू भी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, कुछ नहीं करना है, आपको नंबर मैं दे रहा हूँ, ये नंबर 7319924130, इस नंबर पे पेमेंट कर लीजिएगा। उसका स्क्रीन पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट कितना, अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ आपको 499 करना है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे करके भेज दीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा और जो क्लासेज अभी तक हो चुके हैं, मैक्सिमम तो हो ही गया है, वो आपको जैसे ही बैच में जोड़ूंगा आपको दिख जाएगा। वीडियो भी प्लस PDF भी, रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे क्लासेस मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको जो कंप्लीट करवा चुका हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अरब लोग जो है
अरब और तुर्की भारत पर आक्रमण किए थे, खासतौर पे मोहम्मद बिन कासिम, गजनी और गौरी के बारे में पढ़ चुके हैं सारे क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें आपको पता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य को भी हम लोग पढ़ चुके हैं सारे क्वेश्चंस को। भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएगा और आप लोग का मध्यकालीन भारत का इतिहास भी पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम ही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आप देख सकते हो, मुगल स्थापत्य, मुगल कालीन साहित्य और चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, मुगल काल में पूरे राजस्व की वित्त व्यवस्था कौन सा अधिकारी देखता था? अधिकारी का यहाँ पे नाम है। और देखो ये 2024 में जो एसआई का मेंस हुआ था उसमें, एक्साइज एसआई का, उसमें प्रश्न पूछ लिया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा दीवान। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे अधिकारी है, उसका कार्य है मुगल काल में। तो एक प्रश्न जो पूछता है दीवान से, तो दीवान तो आपने देख ही लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दीवान का काम क्या था क्या सर? तो राजस्व का ये प्रमुख होता था, है ना। तो आप कह सकते हैं ये वित्त व्यवस्था को देखता था। पहली चीज ध्यान रखना है। उसके बाद एक व्यक्ति था अमल गुजार, नाम आपने जरूर सुना होगा, नहीं है सुने हैं तो अभी आप देख लीजिए, अमल गुजार। इसका काम क्या था भाई? इसका काम ये था कि जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था, है ना। तो जिले के राजस्व अधिकारी बोल सकते हो, जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी, ठीक। उसके बाद एक व्यक्ति का आपने और नाम सुना होगा, मीर बख्शी, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, मीर बख्शी। इसका क्या काम क्या था सर? तो मीर बख्शी का जो काम था वो सैन्य की नियुक्ति और प्रमोशन करने का काम करता था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, सैन्य नियुक्ति और पदोन्नति उनका करते थे। एक नाम और आपने सुना होगा, मीर मंशी, मीर मंशी। भाई इनका काम क्या था? तो इनका काम था ये शाही पत्राचार, है ना, ये पत्राचार का काम करता था, है ना, कह सकते हैं न्यूज को इधर उधर पत्राचार। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था मुशरीफ ए मुमालिक, लिख दो क्या? लिख देता हूं, मुशरीफ ए मुमालिक, मुमालिक। इसका क्या काम क्या था भैया? तो इसका जो काम था ये लेखाकार था, ठीक है, लेखाकार था। तो मुगल काल का जो प्रमुख अधिकारी यहाँ पे आप देख सकते हो, अधिकारी ये है। और इसका काम क्या था, कार्य क्या था, आपने देख लिया। प्रश्न पूछता है इसलिए लिख दिया हूँ और माइंड पे आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? बिल्कुल, जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, ए बिल्कुल सही है, उस्ताद अहमद लाहौरी इज द राइट आंसर। ये बहुत प्रश्न पूछता है, तो आंसर क्या होगा सर? ए हो जाएगा। देखिए, उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। वे मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में, किसके दरबार में? मुगल सम्राट बोल दिया क्या, सम्राट शाहजहां के जो है क्या थे, तो प्रसिद्ध वास्तुकार थे। और ताजमहल का डिजाइन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। और देखो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में क्या, तो ये चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए। अच्छा, ये थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया है? बिल्कुल, ये शाहजहां के काल में, है ना। ये देखो 2022 में पूछा गया है। अब ये है क्या भाई? तो देखो भाई, मुगल सम्राट शाहजहां ने सल्तनत काल में सल्तनत काल से चली आ रही थी, दो प्रथा आपको पता होना चाहिए, सिजदा और पेबोस। सिजदा और पेबोस की प्रथा का अंत किया और इसके स्थान पर मुगल दरबार में अभिवादन के लिए, सिजदा और प्रथा अभिवादन के लिए खास तौर पे था, आपने पढ़ा था अभी दिल्ली सल्तनत वहाँ पे। तो उसके स्थान पे जो है क्या किया अभिवादन के लिए? चाहर तस्लीम और
जामीन बोझ प्रथा लागू किया, है ना। तो बहुत प्रश्न पूछता है, ये किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, ये पूछ रहा है। तो भैया जरिया नहीं है, बाकी अगर आप देखोगे, बाकी आप देखिएगा तो क्या है, पूलज है, पडौती है और बंजर है। आप कहिएगा सर इसका मतलब क्या होता है भाई। ये जो पूलज था, पूलज वह जमीन होता था जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी और उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, उसे कहा गया है पोजल। चाचर क्या था सर? तो चाचर के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसमें हालांकि चाचर नहीं दिया है। तो चाचर वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रही है, उसे चाचर कहा। अभी नहीं गांव में घर में बोलते कि चौरी चाचर, तो ऐसे बोल सकते चौरी चाचर में उपजाऊ नहीं होता है। बंजर तो आपको पता ही है, वह जमीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों तक खेती नहीं किया गया हो। तो ये सब जो था क्या था, तो ये मुगल काल का जो है, या अकबर काल की भूमि का वर्गीकरण था, बाकी जारिया नहीं था, है ना। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में, मैंने आपको ये सब कहाँ पे आपको मिलेगा, तो आईने अकबरी जो कि अकबर काल शासनकाल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो माइंड में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां आर द्वारा, इसका नाम है जहां आरा, ये शाहजहां की बेटी होती है ना, ध्यान रखना। तो जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, कौन सा, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, आंसर हो जाएगा ए। इसका नाम है मुनीस अल अरवा। देखिए जहां आरा के नाम से प्रसिद्ध, जहां आरा के नाम से प्रसिद्ध शाहजहां की बेटी ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, जिनका नाम है मुनीस अल अरबा, की रचना की थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था। इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले, मतलब चिश्ती संप्रदाय का स्थापना किया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद और नसरुद्दीन चिराग इसके शिष्य थे, है ना। तो निजामुद्दीन चिश्ती का प्रश्न पूछता है, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में डाइस उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और विस्तार केंद्र था, कौन सा, ये पूछ लिया है भाई। तो आप सबको पता है लाहौर, है ना, और लाहौर का लोकेशन सबको पता है ना भाई। तो यहाँ पे लाहौर टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। तो मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। 1524 से 1752 ईस्वी तक लाहौर मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। कब ये प्रश्न पूछता है, तो ये 1524 से 1752 ईस्वी तक लाहौर मुगल का हिस्सा था, है ना। और इसी समय लाहौर अपने गौरव के शिखर पर पहुंच गया था। अगला प्रश्न है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है। तो अब मैं आपको उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ाया हूँ, प्रारंभिक मुगल काल पढ़ाया हूँ, सबके क्रम वाइज में पढ़ाया हूँ। देखो क्रम में दे दिया, तो हुमायूं होगा भाई, जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार आपको पता होना चाहिए। आप लोग के लिए बहुत मेहनत किए हैं, बस पढ़ लीजिए आप लोग। देखो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मुगल काल पे एक बार बढ़ जाते हैं। ये हुमायूं, देखो यहाँ पे मुगल काल जो हम लोग पढ़े थे ना, एक मिनट, हुमायूं आ गया, हुमायूं से पहले आ जाता है, देखो यहाँ पे कणम। तो ये जो व्यक्ति है, पहले बाबर आते हैं, मुगल वंश के संस्थापक होते हैं। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। और औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के जैसे मृत्यु होता है, तो यहीं से उत्तरवर्ती मुगल काल शुरू हो जाता है। तो प्रश्न पूछता है, तो आंसर क्या टिक करिएगा। अब तो आप आराम से बता दीजिएगा कि सर पहले हुमायूं आएगा, अकबर के बाद कौन, हुमायूं, सॉरी मैं अकबर बोल रहा हूँ, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। अगर इसका टाइम पूछ लेगा, टाइम पीरियड भी बता दीजिएगा। तो डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, नोट्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ, सबका समय काल भी दे दिया हूँ, बाबर का जन्म कब होता है ना, ये सारी चीज़ें 1 to 1 कर चुके हैं। खैर अभी हम आपको डिस्कस करवा देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपने देख लिया ना, सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, ये पूछ लिया है, बताइए। बिल्कुल, अकबर का मकबरा सिकंदरा, राइट आंसर होगा। देखो अकबर का मकबरा जो है ना, आगरा के निकट सिकंदरा है जगह, सिकंदरा में स्थित है। और यह मुगल
साम्राज्य का महान शासक था अकबर, जिसका कार्यकाल, अकबर का जो कार्यकाल था, ये कई बार पूछ लेता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो भाई ये 1556 से लेके 1605 तक था। 1605 में इसका मृत्यु हो गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था भाई? तो पानीपत का प्रथम वो युद्ध होता है जो दिल्ली वाला क्षेत्र पे दिल्ली सल्तनत चल रहा था और लोधी वंश का शासन व्यवस्था था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है। पता चल गया ना? तो ये प्रश्न पूछता है, आंसर सी हो जाएगा। कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तो ये 21 अप्रैल की बात है, 1526 की बात है, इसमें हुआ था। तो इसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है। इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और यहीं पे जो है अब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाएगा। आप लोगों का काम ये है कि आप बाबर के बारे में, जैसे मुगल वंश की स्थापना में देखो बाबर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर है। मैं थोड़ा सा जूम करके एक बार अब रिविजन करवा देता हूँ, है ना। जन्म कब हुआ? 483 ईसापुर में। कहाँ पे? परगना में। पूछता है बहुत प्रश्न। पिता जो है उमर शेख तैमूर वंशज थे और माता जो है उतलुग, जिनका नाम था खानम, ये चंगेज खां के वंशज थे इनकी माता, ठीक है ना। तो बाबर दोनों का वंशज, तैमूर और चंगेज खां दोनों के वंशज है, क्योंकि इनके जो पिता थे उमर शेख वो तैमूर थे और ये जो इनकी माता थी चंगेज खां की वंशज, चाइना वाला जो हम लोग चंगेज खां के बारे में पढ़े हैं, है ना। वो उपाधि जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया खनवा के युद्ध के बाद। मिर्जा, बादशाह, कलंदर और जो है खकान, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाद। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके समकालीन कौन कौन थे बाबर का, तो यहाँ पे देख लो। और देखो बाबर की आत्मकथा कौन है, आत्मकथा कौन है? तो तुजुक ए बाबरी, बहुत पूछता है, ये तुर्की भाषा में था। और इनके समकालीन थे विजयनगर साम्राज्य एक तरफ चल रहा था, है ना। दिल्ली सल्तनत में जो है इब्राहिम लोधी का शासन था। मलबा में देख सकते हो, यहाँ पे मेवाड़ में राणा संगा और बंगाल में है नुसरत शाह। पूछता है क्वेश्चन। प्रारंभिक युद्ध देख सकते हो बाबर, और यहाँ पे सारे की पॉइंट्स आपको। तो बाबर का जो है भारत आगमन होता है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, आपको पता ही होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। तो ये युद्ध आपको ध्यान रखना है, पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। बहुत पूछता है कब हुआ था, ये डेट थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, किसके बीच में हुआ था और परिणाम क्या निकल के आया था। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे यादें दिला देता हूँ। तो पानीपत का युद्ध ना देख सकते हो 21 अप्रैल 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध है ये। इब्राहिम लोधी बाबर के बीच में होता है, तो बाबर जीत जाते हैं, इब्राहिम लोधी हार जाएगा। खानवा का युद्ध होगा 17 मार्च 1527 में, एक साल के बाद। राणा संगा और बाबर के बीच में होता है, बाबर की विजय होता है। चंदेरी का युद्ध होता है कब? तो 29 जनवरी 1528 में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में बाबर का विजय होता है। घाघरा का युद्ध होता है 6 मई 1529 में, अफगानों और बाबर के बीच में बाबर विजय रहता है। कुछ यहाँ पे बेसिक बातें, यहाँ पे युद्ध देख लीजिए, संबंधित व्यक्ति देख लीजिए और यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य देख लीजिए। जैसे भेरा का युद्ध बहुत पूछता है, पानीपत का जो है प्रथम युद्ध, ये तो आपने देख ही लिया। ये सब सारे की पॉइंट्स आपको ना, जैसे खानवा का युद्ध, बाबर कौन कौन सी उपाधि धारण किया था इस युद्ध के बाद। बाबर का मृत्यु कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो 26 दिसंबर 1530 में आगरा में। प्रारंभिक कब्र जो है इसका आगरा था, जो कि आराम बाग पता ही है। वास्तविक जो है आप देखें तो काबुल में, जो कि पत्नी मुबारक यूसुफजई के साथ। तो ये प्रश्न पूछता है बाबर से संबंधित अन्य तथ्य, जैसे साहित्य में देखा जाए तो इनकी मातृभाषा तुर्की थी। आत्मकथा बाबरनामा, तुजु के बाबरी, बाबरनामा को तुजु के बाबरी भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आपको सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है। उसके बाद हुमायूं आता है, तो हुमायूं के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है कि हेमू को किसने हराया? लो, किसने हराया था हेमू को? बिल्कुल बी हो जाएगा, अकबर ने। हेमू कौन था भाई? तो पानीपत का दूसरी लड़ाई हुआ था ना, बहुत पूछता है। पानीपत का दूसरी जो लड़ाई होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पानीपत नहीं होता, पानीपत होता है यार। पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई हुआ था, सेकेंड लड़ाई जो हुई थी वो हुआ था 5 नवंबर की बात है, 1556 ईस्वी की बात है। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में, मतलब 30 साल के बाद हुआ था, ऐसे ध्यान रख सकते हो, है ना। तो ये युद्ध हुआ था इसके बीच में, तो अकबर के बीच में, और दूसरी तरफ कौन था भाई? हेमू था। हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर का विजय होता है। और इस युद्ध के समय अकबर मात्र कितना साल का था? अकबर 14 वर्ष का ही था। 14 वर्ष का बच्चा इस युद्ध को जीत लेता है। बैरम खान जो अकबर का संरक्षक था, इस युद्ध में अपनी विशेष भूमिका अदा किया था बैरम खान। तो इसी कारण से बैरम खान की वजह से हेमू को हरा पाया है, ठीक है ना। तो पूछता है, चलो आगे बढ़ जाते हैं।
अब आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाया हूँ क्वेश्चन, तो आपको रिवीजन कर लेना है, हुमायूं को देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। हुमायूं के बाद हुमायूं का पुत्र कौन आता है, अकबर आ जाएगा। हुमायूं के द्वारा भी अलग अलग युद्ध लड़ा गया है, जैसे कलिंजर अभियान है ना, उसके बाद चुनार का घेरा करवाया था, ये कई सारे, जैसे चौसा का युद्ध सब हुआ, तो ये सब लिख दे। तो पहले क्या करिएगा ना, इसका वीडियो देखिएगा, क्योंकि नोट शॉर्ट नोट्स है, तो वीडियो देखिएगा ना, जैसे चुनार का घेरा जो करवाया था, ये किस लिए प्रसिद्ध है, वो सब परिणाम क्या निकल के आया था, ये कहाँ पे मिलेगा यार, बुक में थोड़ी ना मिलेगा। लोग हल्ला करता है, लुसेंट पढ़ो, फलना पढ़ो, चिलना पढ़ो, ठीक है पढ़िए, लेकिन ये सब डेटा एक जगह इकट्ठा करके नोट्स में इसमें फर्क हो जाता है ना। चलो अब यहाँ पे देख सकते हो चौसा का युद्ध हुआ था, किसके बीच में, डायग्रामिकली है। उसके बाद अगर यहाँ पे मृत्यु इनका हो गया था, उसके बाद देखो शेरशाह सूरी को थोड़ा सा यहीं पे पढ़ लेना है। मैं बार बार कर रहा हूँ, एक बार रिवीजन जरूर है, जो भी माध्यम है, जो भी बुक है, आप उस बुक से करिए। जैसे चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, और ना रायसीन का, मारवा का, ये कालिंजर अभियान इतना महत्वपूर्ण है। कब क्या था, ये कई बार तो कर्म में सजाने के लिए दिया जाता, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और याद कब होगा, जब आप रिवीजन करेंगे। आर्थिक सुधार इन्होंने क्या क्या किया था, इसके बारे में है। और उसके बाद कौन आ जाएगा, हुमायूं की आपसी फिर होगा, है ना। उसके बाद भाई आ जाता है जलालुद्दीन अकबर। अकबर के पिता का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, स्थान, नाम, शिक्षक, यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। बैरम खान जो कि इनके अंगरक्षक थे, आपको पता होना चाहिए, है ना। अकबर का पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, देखो कितने अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया हूँ। मेंस में भी, यूपीएससी मेंस में बैठेंगे तो इस क्वेश्चन को लिखने में मोड में होंगे, तो देख सकते हो। प्रमुख का पानीपत का द्वितीय युद्ध, हेमू को हराया था, कब हुआ था लिख दिया हूँ, देख सकते हो यहाँ पे सारे की पॉइंट, यहाँ पे एक एक डेटा लिख दिया हूँ, और ये आपको याद आराम से रहेगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, आप क्या करिए ना, इसको, इसका वीडियो देखिएगा। जो लोग बैच में हो, ऑलरेडी जोड़े हो, आपको पता होगा। जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो भैया, आप लोग भी इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। पेटीकोट शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ा दिया हूँ, हर बुक में नहीं मिलेगा आपको। परिणाम क्या निकल के आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। कौन कौन से अभियान हुआ था इनके समय में, ये सब मेंशन कर दिया हूँ। तो आपका दायित्व है कि आप अच्छे से पढ़। खैर अब अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, आपका टाइम नहीं लूँगा, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। मेरा काम है कि जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वहाँ से जाकर रिविजन कर लेना पूरा टॉपिक का। क्वेश्चन अगला है, दीन ए इलाही किसने शुरू किया। लो आ गया दीन ए इलाही, अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो, अकबर ने शुरू किया था दीन ए इलाही। देखो दीन ए इलाही मुगल बादशाह अकबर द्वारा कब किया गया था, ये डेट पूछता है, तो 1582 ईस्वी की बात है। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा लाया गया था, इस धर्म में चला गया था, है ना, जिसका मुख्य आधार था एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद पर फोकस किया गया था, एकेश्वरवाद पे। इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्वों को जो है ना समाविष्ट किया गया दीन ए इलाही। ऐसा ही अकबर महान नहीं कहा जाता है। इसका प्रधान पुरोहित और अबुल फजल, जबकि इसको स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू जो था वो बिरबल था। दीन ए इलाही बहुत पूछता है, तो दीन ए इलाही में सभी धर्मों को समाविष्ट किया गया, फोकस किया गया था एकेश्वरवाद पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। बिल्कुल ये फरीद था। देखो भाई शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। आप कहिएगा सर हम कहाँ से कवर करें, तो भैया चूँकि ये पेड बैच वाला मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। तो जो लोग हैं, तो मैं पहले उसको भी बताता हूँ, उसके बाद आपको भी बता रहा हूँ। तो आपके पास जो भी नोट्स है मेरे भाई, आप उससे करिए। जो दोस्त ऑलरेडी पेड बैच में हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो आपको ये नोट्स मिल चुका है, दे चुका हूँ, और इसका वीडियो भी है। पता है सिर्फ 13 या 14 वीडियो है, और वीडियो के लेंथ 30 से 35 मिनट का, पूरा पढ़ा मध्यकालीन भारत को गर्दा उड़ा दिया हूँ। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस टॉपिक पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें। तो मुगल काल का मुझे लगता है कि 2 वीडियो है, शायद 2 या 3 वीडियो है, पूरा मुगल काल कंप्लीट है। तो देखो इसमें शेरशाह सूरी को अच्छे से पढ़ लेना है ना। यहाँ पे देखो डायरेक्टली आपको दिखेगा शेरशाह सूरी का परिचय में आपको दिखेगा यहाँ पे। शेरशाह सूरी 67 ईयर, मतलब कि 67 वर्ष की आयु में 1540 में दिल्ली पर जो है सूर्यवंश का स्थापना करता है। जन्म होता है 1472 में। बचपन का नाम फरीद था, ये तो क्वेश्चन पूछ लेता ना। पिता सासाराम, जो कि बिहार में है, कौन सा जिला में, तो रोहतास जिला में है, तो सासाराम के जमींदार थे। इनकी उपाधि, इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण किया था देख सकते हो, वो सब लिखा हूँ, ठीक है। कौन कौन सा युद्ध लड़ा था एक जगह आपको दिखेगा, है ना। आर्थिक सुधार इन्होंने क्या क्या किया था वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अन्य तथ्य भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। वास्तुकला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुगल वास्तुकला है। तो उसके बाद हुमायूं की आपसी हो जाता है आपके सामने। हुमायूं जो कि यही है ना, क्या कहते हैं, सॉरी, जो हुमायूं को हराया था। अब ये प्रश्न पूछता है, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, रायसीन का आक्रमण, मारवाड़ और कलिंजर कब हुआ था, डेट भी किसके बीच में हुआ था, ये क्रम में सजाने के लिए देता है। तो ये सब थोड़ा सा रिविजन कर लेना बाबू, मैं करवाऊंगा तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। आंसर होगा औरंगजेब। कौन था औरंगजेब। मोती मस्जिद से क्या संबंध है इसका। कुछ लोग बोलेंगे सर आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था। हाँ भाई करवाया था। तो पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब की बात कर लो तो
इनका जो शासन व्यवस्था था 1658 से 1707 ईस्वी तक था, ये ध्यान रखना। इनके औरंगजेब के पिता का नाम क्या था भैया? तो आप कहिएगा इनके पिता का नाम था शाहजहां, है ना, शाहजहां था। तो प्रश्न पूछता है कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां, ध्यान रखना। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किला में। और तब औरंगजेब आंसर टिक करिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है ना। लेकिन आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था भैया? तो आंसर हो जाएगा इनके पिताजी, औरंगजेब का पिताजी शाहजहां ने। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आयोग पूछता है, ये ऑलरेडी नोट्स में है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा कहाँ है भैया? कितने लोग ठीक कर रहे हो कि फतेहपुर सीकरी? बिल्कुल सही है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का। कब करवाया था सर? तो ये डेट ध्यान रखना, 1573 ईस्वी में करवाया था, फतेहपुर सीकरी में है। और कैसे, क्यों करवाया था? तो जब इन्होंने, अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त कर लिया था, उसकी खुशी में इनका निर्माण, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, है ना। और आपको पता है कि बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। अकबर द्वारा अनेक भवन का निर्माण कराया गया है, जिसमें प्रमुख है दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ये सब अकबर के द्वारा बनाया गया है। आगे देखो, ये 2008 में दरोगा एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रजनामा या रज्मनामा को फारसी में अनुवाद कौन किया था दोस्त? ये पूछ लिया है। तो आप कहिएगा भैया ये अनुवाद, अच्छा माफी चाहता हूँ, रजमनामा फारसी में अनुवाद था महाभारत का, ठीक है। देखो, हिंदू के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के फारसी में अनुवाद को रजमनामा कहा जाता है, रजमनामा कहा जाता है ना। तो जब महाभारत है ना, बहुत बड़ा महाकाव्य है हिंदू का, आपको पता होना चाहिए। तो जब हिंदू में, सॉरी, इसे फारसी में अनुवाद कर दिया तो इसे रजमनामा कहा गया। इसकी फारसी में अनुवाद कौन किया? तो मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने, 3 व्यक्ति का नाम ध्यान रखना। महाभारत को जो है फारसी में अनुवाद जो किया था अकबर के आदेश पर, बदायूनी, यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 व्यक्ति का नाम पूछता है, बदायूनी, नकीब खान, दूसरा व्यक्ति का नाम था नकीब खान या नकीब खान, ध्यान रख सकते हो, और अब्दुल कादिर तीसरा व्यक्ति है, अब्दुल कादिर। फारसी में, ये फारसी मुगल का राजकीय भाषा थी, मैं आपको बता चुका हूँ, 2008 के दौरान पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था? तो सभी लोग जानते हैं भाई कौन व्यक्ति हो सकता है। तो आप कहेगा हुमायूं है भैया, हुमायूं। तो चूंकि हुमायूं होगा यार, माफी चाहता हूँ, हुमायूं नहीं, यहाँ पे औरंगजेब भी है, हुमायूं नहीं होगा। 2 बार वो गद्दी पे बैठा था, लेकिन राज्याभिषेक नहीं हुआ था इसका 2 बार। हाँ, मैं ये बोल रहा था। तो मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म होता है 1618 ईस्वी में, दुहाद गुजरात नामक स्थान पर होता है, दुहाद। औरंगजेब वह मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्रथम बार 1658 में आगरा में जब विजय प्राप्त किया था तब, और दूसरी बार देवराई का युद्ध जब जीता था ना 1659 में, तो तब हुआ था। माफी चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी, मेरे माइंड पे आ गया अभी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? राजा टोडरमल कौन था? राजा टोडरमल कौन था? बिल्कुल सी हो जाएगा, ये वित्तीय सलाहकार था, वित्तीय सलाहकार। तो राजा टोडरमल मुगल काल में अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के वित्त मंत्री के रूप में राजा टोडरमल राजस्व एकत्र करने की जो है दहशाला व्यवस्था की शुरुआत कब से किया था? तो 1580 ईस्वी में। और अकबर के वित्तीय सलाहकार के रूप में इसमें भूमि बंदोबस्त, मालगुजारी, ये सारे सुधार को श्रेय इनको दिया जाता है, और इनका मेन कह सकते हो कि हाथ था। अगला क्वेश्चन है भाई, 13वीं शताब्दी में डाइस द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। लो अब देखो, जैसे ही ये तो लंबा चौड़ा शब्द देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं क्या है। देखो, जियाउद्दीन बर्नी का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो ये हुआ ये था। तो 16वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान वर्तमान दिल्ली सल्तनत का एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक था। जियाउद्दीन बर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। बर्नी का फतवा ए जहांदारी धर्म पर उसकी चरम विचारों का एक उदाहरण प्रदान करता है। बहुत पूछता है, जियाउद्दीन बर्नी को माइंड पर रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल
मुगल शहंशाह ने बनवाया। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे शाहजहाँ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा शहंशाह अकबर के काल में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण 1564 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर के अन्य महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैंने आपको बोला, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद की किला, लाहौर का किला, ये सब अकबर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है भाई, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई है। तो पानीपत का युद्ध हुआ था ना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान बोल सकते हो इब्राहिम लोदी था, और उसके और बाबर के बीच में होता है, बाबर कर लेता है यहाँ पे, है ना, स्थापना। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, नाक बंद हो जाता है बाबू, क्या करे। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? किसके कहने पर? गुलबदन बेगम। तो बी हो जाएगा अकबर हो जाएगा, अकबर के कहने पर। देखो, हुमायूंनामा मुगल साम्राज्य का द्वितीय शासक नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक है, जो उसके पुत्र अकबर का शासनकाल है ना, 1556 से 1605 तक था। तो इसके शासनकाल और वो सब कुछ के बारे में पता चलता है। गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अकबर के 1567 ईस्वी के में जो है चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो ये पूछ लिया। लो अगला क्वेश्चन, तो अकबर जब चित्तौड़ पर शासन किया था तो बोल रहा था, बिल्कुल सी हो जाएगा। तो उदय सिंह अपना शासन व्यवस्था वहाँ पर चला रहा था। तो मुगल शासक अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। तो अपने शासनकाल में मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वारा अकबर की अधीनता न स्वीकार करने पर के कारण 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया, और उदय सिंह ने अपने वीर सैनिक, जिसका नाम था जयमल, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जयमुल और फत्ता के नेतृत्व में युद्ध किया। अंत में पराजित हो गया, उदय सिंह पराजित हो जाता है, हार जाता है, और फिर क्या होगा, वीरगति का प्राप्त हो जाता है उसका, है ना। बाद में अकबर ने आगरा के किले में के जो है दरवाजे पर जयमल और फत्ता की वीरता की स्मृति में उनकी प्रस्तर मूर्तियाँ स्थापित करवाई। तो थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये अकबर ने इसका करवाया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ? बिल्कुल सासाराम में है, बिहार के सासाराम में। देखो, शेरशाह सूरी या शेर खान भारत में सूर्यवंश का संस्थापक है। इनका मूल नाम फरीद था। कालिंजर किले जो कह सकते बुंदेलखंड को विजित करने के परिणाम स्वरूप सन कब, तो ये डेट पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो 1545 है ना कब? तो 1545 में बारूद के विस्फोट के कारण इनका मृत्यु होता है। और इनका मकबरा जो बना गया है भाई बिहार के सासाराम में, जो रोहतास जिला में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। किसकी माँ थी हमीदा? किसकी माँ थी हमीदा? बिल्कुल बी हो जाएगा भाई, बी अकबर का, है ना। तो हमीदा बानो की बात कर लो तो ये सम्राट अकबर की माँ हुमायूं की पत्नी थी। ये 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ, और वर्ष 1556 में पंजाब के कालानौर में अकबर का राज तिलक बैरम खां के संरक्षण में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कर सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर बन जाएगा। बिल्कुल ये मुअज्जम हो जाएगा ना। मुअज्जम शाहू कौन था? उत्तरवर्ती मुगल काल मैंने आपको पढ़ाया हूँ। तो देखो, मुगल बादशाह मुअज्जम, आजम, कामबख्श, ये तीनों औरंगजेब का पुत्र था। तो मुअज्जम जो है, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से जिसे जानते हैं, जो कि उत्तरवर्ती मुगल काल का पहला बादशाह होता है, उसका शासनकाल 1707 से 1712 तक होता है। तो मुगल बादशाह मुअज्जम ने शाहू को, शिवाजी को पढ़े है ना भाई, शिवाजी का पोता था, तो शाहू को कैद से मुक्त किया था। और बहादुर शाह प्रथम का पूर्व नाम मुअज्जम था, और साहिब खबर के नाम से इसे जाना जाता था। इनका शासनकाल था 1707 से 1712 तक शासन किया। इसका उत्तराधिकारी जहांदर शाह आता है। हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, मुगल और मेवाड़ के बीच, अच्छा मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को ना दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ेंगे ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हो, ये सारा टॉपिक है, इतना ही पढ़ना होता है। इसमें उत्तरवर्ती मुगल काल है, ठीक है ना। उत्तरवर्ती एक तो प्रारंभिक मुगल काल है, तो ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसको पढ़ना होता है। उत्तरवर्ती मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन अभी आया है ना। जहांदर शाह, फर्रुख शाह, आप ये सर ये कैसे याद रखेंगे? याद नहीं करना होता, एक बार वीडियो में बहुत कायदे से समझाया हूँ, है ना। तो एक बार देखेंगे ना, सब माइंड में आराम से सेट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार सरसरी निगाहों से रिवीजन सभी लोग कर लीजिएगा, है ना, उत्तरवर्ती मुगल काल का। उसके बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से। ये सब टॉपिक को, ये तो आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का एरिया है, लेकिन उत्तरवर्ती मुगल काल बहुत सारे बुक में आपको मुगल काल में ही पढ़ा दिया जाता रहता है, और अलग अलग बुक में आप कई जगह देखेगा जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ पढ़ाता है। मैं भी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही पढ़ाया उसको। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? बहुत पूछता है। तो भैया ये संधि जो हुआ था 1615 ईस्वी में।
तो जहांगीर जो है, जहांगीर बादशाह बनने के बाद 1605 में आसफ खां, परवेज, मानसिंह और अब्दुल खां आदि को एक एक करके मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन सफलता नहीं मिलने के कारण लोग वापस चले आए। फिर होता यह है कि 1613 ईस्वी में स्वयं जहांगीर मेवाड़ जाकर कई माह तक घेरा डाला, किंतु सफलता नहीं मिला। फिर बाद में खुर्रम खां का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो खुर्रम खां को मेवाड़ अभियान के सेनापति मानकर वापस जो है लौट आया, और खुर्रम ने मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह से संधि करने के लिए वाद किया, और ये संधि लास्ट में जो होता है 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह और जहांगीर के अधीनता, जो कि राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया 2019 के दरोगा के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए बिल्कुल ये मकराना। देखो, ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने, दोबारा सुनिए, ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। यह संगमरमर राजस्थान के जो है ना मकराना खान से, मकराना खान कहाँ पे है बहुत पूछता है, तो राजस्थान में है। राजस्थान के मकराना खान से लाया गया था। ताजमहल का वास्तुकार आप सबको पता है उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को वर्ष कब, तो आप कहेंगे सर ताजमहल को वर्ष 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। पूछता है क्वेश्चन 19 के दरोगा में प्रश्न पूछा गया है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? सुलह ए कुल की नीति बिल्कुल डी हो जाएगा, अकबर इज द राइट आंसर। अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने या ग्रहण करने के मार्ग को चुना, और इसी को सुलह ए कुल कहा जाता है। तो सुलह ए कुल क्या आपने देख लिया, अकबर से संबंधित है, बहुत पूछता है दरोगा की एग्जाम में, देखो पूछा गया है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तृतीय, पहला भी देख लिया, दूसरा भी देख लिया, अब तीसरा बोल रहा है, तो भैया तीसरा जो हो जाएगा बिल्कुल अफगान और मराठा के बीच में होता है, और 2017 के दरोगा में प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय 30 साल के बाद 1556, प्रथम किसके बीच में हुआ था? तो बाबर प्लस इब्राहिम लोदी, दूसरा अकबर प्लस किसके बीच में? हेमू के बीच में, और तीसरा कब हुआ था? ये बहुत पूछता है, तो ये 1761 ईस्वी में, और ये किसके बीच में हुआ था? तो अभी मैं बता दिया हूँ ना कि अफगान और मराठा के बीच में हुआ था, अफगान प्लस मराठा। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है क्रम में सजाने के लिए, लोग कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बोल, दूसरा तीसरा। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा अभी, मैं चूँकि कुछ बच्चों ने पूछा था बीपीएससी वाले बैच में, सर पानीपत का युद्ध जो हुआ था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन उसका भी था। तो पानीपत जो है ये युद्ध हुआ था, तो जाहिर सी बात है पानीपत के लिए क्या युद्ध हुआ था? क्या पानीपत जो जगह है उसके लिए युद्ध हुआ था? नहीं, एक्चुअली दिल्ली आने का जो ना रास्ता है पानीपत, तो ये इस युद्ध का मेन बात ये खासियत ये है कि पानीपत के लिए, पानीपत जो जगह है इसके लिए युद्ध कभी नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली जाने वाला मेन रास्ता है, आपको पता होना चाहिए। ये दिल्ली का प्रवेश द्वार कह सकते हो पानीपत का, तो इस प्रवेश द्वार पर ही युद्ध होता था, आप ऐसे बोल सकते हो। पानीपत के लिए कभी नहीं युद्ध लड़ा गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आशा करते हैं भाई आपको समझ में आ गया होगा, पानीपत के लिए कभी नहीं युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किससे जो है मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? बहुत पूछता है क्वेश्चन, तो भैया शहादत खान के द्वारा। ठीक है ना, देखो शहादत अली खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी थी। वह जो है अवध के स्वायत्त साम्राज्य का संस्थापक, जिसे उसने 1722 में मुगलों से स्वतंत्र घोषित किया, शहादत खान। अगला प्रश्न देखो, 2019 का उत्तरवर्ती मुगल काल से भी प्रश्न पूछा गया है ना, तो देखो पूछा जाता है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, है ना? तो बिल्कुल अब्दुल, क्या नाम है इसका? अब्दुल असमद इसका नाम था, अब्दुल असमद इसका नाम ही है, राइट आंसर ये होगा। 2020 के दौरान पूछा गया था, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? चांदी के कितने लोग? बिल्कुल भी अकबर के काल में, बिल्कुल सही होगा, अकबर होगा भैया। देखो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के को जलाली कहा, जलाली, चौकोर सिक्का था ना चांदी का, 4 कोर वाला। कभी अभी भी बहुत सारे लोगों के घर, मेरे घर में है एक, मेरी दादी को मैंने देखा था, अभी भी शायद है। तो ये चौकोर सिक्का था, इसमें अलग अलग जो है इस तरीके से ठप्पा लगा हुआ था, तो इसे जलाली कहा गया। अकबर ने
1556 ईस्वी से 1605 तक अपना शासन व्यवस्था को चलाया दिल्ली में। और वह हुमायूं का उत्तराधिकारी था, मतलब कि अकबर हुमायूं का पुत्र था ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके काल में टकसालों को सोने चांदी के सिक्के से विभाजित किया गया था अकबर के टाइम में। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उम्र की खिताब से नवाजा गया? बताइए। बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर को। देखो भाई, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल सम्राट जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया। इसके कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को आप सबको पता होना चाहिए, है ना। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब्दुल हसन नादिर और अजमा तथा उस्ताद मंसूर को नादिर उल उसर के खिताब से नवाजा गया है। किसके द्वारा? तो आपने देख लिया, जहांगीर के द्वारा। दरोगा के एग्जाम में 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक डाइस द्वारा किया गया। बताइएगा ना भैया। बिल्कुल बी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, अकबर के शासनकाल में मनसबदारी का प्रवर्तक अकबर द्वारा किया गया था। अकबर का जन्म आप सबको पता है, कई बार पूछ लेता है अकबर का जन्म कब हुआ था। इसका बर्न से क्वेश्चन लिखिएगा। देखो 15 अक्टूबर की बात है और 1542 की बात है। जन्म होता है हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, अमरकोट के राणा साल के महल में हुआ। उसका राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। तो राज्याभिषेक 14 फरवरी की बात है भैया, 1556 में। पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बिरबल था। दास प्रथा का अंत किया था अकबर। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रश्न पूछता है और ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा। तो देखो भैया, दास प्रथा का जो अंत किया था अकबर, ये 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था ये 1563 में। ये पूछता है जजिया कर समाप्त किया था, जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना किया था, इबादत खाना का स्थापना किया था 1575 में। मजहर की घोषणा किया था 1579 में। दीन इलाही 1582 में, अभी आपने देखा, ठीक है। और इलाही संबत की शुरुआत किया था 1583 में, 1583 में। ये थोड़ा सा डेटा आपको माइंड में रखना है, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में है, शॉर्ट नोट्स में। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? सबसे ज़्यादा मनसबदार बिल्कुल औरंगजेब के काल में था। अकबर मत टिक कर दीजिएगा, गलती से गलत हो जाएगा। देखो भाई, मुगल काल में देखा जाए सर्वाधिक मनसबदार अकबर के शासनकाल में था। और सबसे ज़्यादा हिंदू जो था ना, अलग अलग पोस्ट पे जो कार्यरत थे, इसी के काल में था, औरंगजेब के काल में ही था, ध्यान रखिएगा। मनसबदारों की संख्या अकबर में बार बार बोल दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, अकबर ने, औरंगजेब में बोल रहा हूँ। तो मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के समय में कितना था भाई? लगभग 300 प्लस था, 337 थी। औरंगजेब की बात कर ले तो सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्त औरंगजेब के ने ही अपने शासनकाल में किया था। तो ये बहुत प्रश्न पूछता है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? लो आगे क्वेश्चन। पानीपत का तृतीय युद्ध के बाद ये हो जाएगा शाह आलम हो जाएगा भैया, शाह आलम। पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में आ गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा सेनापति सदाशिव राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 14 जनवरी 1761 में हुआ था। पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान समय में कहाँ, पानीपत कहाँ पे? तो हरियाणा में, आप सबको पता होना चाहिए। दिल्ली आने का मुख्य द्वार है ये, उस समय था, उस समय। अब तो कई सारे रास्ते हैं। युद्ध के समय मराठा पेशवा बाजीराव थे और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की हार होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा का हार हो जाता है और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गया था। प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न है भाई, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई, वही चंगेज खां की वंशज कौन होगा? मुगल होगा ना, क्योंकि उनके पिता अलग वंशज था और माता चंगेज खां की बहन थी, तो चगताई तुर्क था। तो चगताई चंगेज खां का द्वितीय पुत्र, जिसका चगताई नाम था, चंगेज खां का द्वितीय पुत्र चगताई था। और आपको पता ही होना चाहिए इसके बारे में, बता दिया ना कि भाई बाबर की जो माँ थी वो चंगेज खां की वंशज थी। आगे बढ़ जाते हैं। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब, तो बिल्कुल ये बहादुर शाह द्वितीय का नाम आपने जरूर सुना होगा, उसके काल में ये था, है ना। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मिर्जा गालिब से प्रश्न पूछता है।
अगला प्रश्न है, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? मुगल सेनापति कौन था? बिल्कुल, इनका नाम था मीर जुमला, इसका नाम था मीर जुमला। तो असम हो गया, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति मीर जुमला था। मीर जुमला औरंगजेब के सेनापति थे। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में, कब? तो 1660 की बात है बाबू। 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसे असम, पूर्वी क्षेत्र आदि पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आदेश भी दिया था। तो मीर जुमला का नाम ध्यान रखिएगा। नाम जानते थे अभी से? नहीं जानते थे, ये चूंकि प्रश्न पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन और आप लोग छोड़ते हैं ना, देखो कैसे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है भाई, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिना PYQs क्या बना ही नहीं सकते हैं क्वेश्चन आगे एग्जाम में। तो जयपुर शहर का संस्थापक कौन था भाई? जयपुर का, है ना, बिल्कुल भी जयसिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है भाई? अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ विदेशी यात्री आता है ना, तो अकबर के समय में विलियम्स हॉकिंस आता है, जहांगीर के समय में रजाक आता है, अब्दुल रजाक, शाहजहां के समय में टॉमस रो आता है, औरंगजेब के समय में मनुची आता है। तो ये थोड़ा सा क्रम याद रख लीजिएगा, महीने में पूछता है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मुगल बादशाह है, विदेशी यात्री है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो मैं आपको बोल ही देता हूँ, देखो अकबर के समय में रॉल्फ फिंच, जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस, ठीक ना, विलियम्स हॉकिंस, और शाहजहां के में तो पीटर मुंडी और बर्नियर था। औरंगजेब के समय में मनुची और निकोला था। तो इसमें कौन सुमेलित है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? जो लोग डी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो भैया, डी। चूंकि अकबर सॉरी औरंगजेब के समय में मनोची आया था, बाकी ये गलत था, आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का पतन शुरू होता है भाई कब से? बिल्कुल सही, आधुनिक काल से, उत्तरवर्ती काल जो हम लोग पढ़ते हैं। देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया। औरंगजेब की पतन कब से शुरू होता है? तो देखो औरंगजेब का 1707 में मृत्यु होता है, यहाँ पे बोल देता हूँ 1707 में। उसके बाद पतन की ओर वो चला जाता है। कारण यह है कि योग उत्तराधिकारी नहीं होता है, कई सारी चीज़ें हो जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? बहुत पूछता है क्वेश्चन ये। तो बिल्कुल सी हो जाएगा, चूड़ामन एवं बदन सिंह। गालिब थे भाई, बिल्कुल ये हो जाएगा। कवि था, आप सबको पता है। देखो मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी का एक बेहतरीन शायर होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी था। मिर्जा गालिब से थोड़ा सा ध्यान रखना, मिर्जा गालिब है ये। तो इनकी बात करें तो इनका जन्म होता है 1797 ईस्वी, आगरा में हुआ था। इनका मूल नाम मिर्जा असद उल्लाह बेग खान था, लेकिन 15 जनवरी 1859 में इनकी दिल्ली में 1869 में 1869 में दिल्ली में इनका मृत्यु हो जाता है मिर्जा गालिब का। ध्यान रखिएगा। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। कब? तो 1539 ईस्वी में, ठीक ना। अगला चैप्टर है फ्रेंड्स हम लोग का सिख धर्म। ये देखते हैं इसके सारे क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सलाह देना चाहूँगा। आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है बाबू कि चूंकि ये मेरे लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपका कर्तव्य है कि आप एंसेंट हिस्ट्री जैसे ही यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, तो आपका कर्तव्य है PYQs को तो करना ही करना है, सारे क्वेश्चन को। उसके बाद आपके जो भी नोट्स है या फिर जिस भी बुक से आपने पढ़ाई किया है, सभी लोग तो आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो, कुछ ही लोग जुड़े होंगे, कुछ लोग जुड़ के पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, जो भी नोट्स है या फिर जिस भी बुक से पढ़े हैं, तो आप जाके अगर एग्जाम क्लियर करना है तो रिवीजन कर लेना है। जैसे मैं अभी आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट करवा दिया हूँ। जैसे सपोज दैट अभी यहाँ पे मुगल काल को हम लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे से, तो आपका दायित्व बनता है कि हमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उत्तरवर्ती मुगल काल को भी 1 to 1 क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। देखो बाबर का अच्छे से पढ़ना है, मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ। उसके बाद हुमायूं को अच्छे से पढ़ना है। जो लोग ऑलरेडी बैच में हो, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हो, बड़ी संख्या में मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ रहे हो, आपको पता है। तो आप लोग क्या करिएगा, आपको ये नोट्स मिला है तो कहीं नहीं देखना है इधर उधर, नोट्स को कर लेना है। नोट्स को करने से पहले वीडियो देख लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है। मुगल काल में सिर्फ 2-3 वीडियो है मेरे हिसाब से, और 35 से 40 मिनट वीडियो का लेंथ है। एक बार देख लीजिएगा, इतने अच्छे से समझा दिया हो ना, और नोट्स तो कितना दमदार है ही, आपको पता ही है। तो नोट्स को रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद एक बार वीडियो, उसके बाद बार नोट्स को रिवीजन कर लीजिएगा। यही अप्रोच होता है ना। ये काम करिएगा। शेरशाह स्टोरी के बारे में बहुत अच्छे से दे दिया हूँ, देख सकते हो।
ठीक है, हुमायूं की आपसी कैसे हुआ था, ये सब बता दिया हूँ, कहाँ से क्वेश्चन छूटेगा। अकबर के बारे में रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद देखो एक ना ये वाला पेटीकोट शासन, हालांकि ये बीपीएससी में प्रश्न बहुत पूछता है, लेकिन यहाँ से भी आपको देख लेना है। उसके बाद ये उत्तर भारत का जो अभियान किया गया था भाई, बहुत पूछता है अकबर के द्वारा, ये बहुत पूछता है, यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा कौन सा अभियान कब किया गया था, कलम में सजाने के लिए दिया जाता है। दक्षिण भारत में इन्होंने कौन कौन सा अभियान किया था अकबर के द्वारा, ये पूछता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। मालवा का अभियान और किसके बीच में, तो ये सब तो मैं लिख ही दिया हूँ, आप लोग देख ही सकते हो, है ना। उसके बाद अकबर का प्रशासन कैसा था, दीवाने इलाही क्यों शुरू किया था, देखो कितने अच्छे से, और टू दी पॉइंट है, लाइन बाय लाइन है, इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अकबर के जो नवरत्न थे, देखो डायग्रामिकली है, कभी छूटेगा, और ये याद करवा दिया हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कभी एक बार वीडियो ना, और वीडियो क्या करिएगा 2x करके देखिएगा, वो वाला वीडियो जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तानसेन को देख लेना है, ऐसे देख लेना है, राजा टोडरमल को देख लेना है, मानसिंह के बारे में अलग अलग, फेजी हकीम हुमायूं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सबके बारे में, अकबरकालीन साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखो एक जगह मेंशन कर दिया हूँ, तो ये सब कर लीजिएगा, है ना। विभिन्न उपाधियाँ जो धारण किया था वो सब देख लीजिएगा, अकबर से जुड़े अन्य तथ्य यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो इनके द्वारा क्या क्या, जैसे 4 बाग बनाने की परंपरा किनके द्वारा, तो देख सकते हो 4 बाग क्या है, मैं बहुत कड़े समझा दिया। उसके बाद जहांगीर को भी पढ़ना है मेरे भाई अच्छे से, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते सबको पढ़ लेना है अच्छे से, देख सकते हो। उसके बाद औरंगजेब को पढ़ना है, यही औरंगजेब है, औरंगजेब को अच्छे से पढ़ना है, कारण यह है कि क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसका आरंभिक जीवन पढ़ना है, देख सकते हो सब कुछ। औरंगजेब का उत्तराधिकार का युद्ध जो लड़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हो किनके किनके बीच में, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना होता है। औरंगजेब का धार्मिक जीवन को भी पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये आपको लग रहा होगा नोट्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, वो मैं तो वही कह रहा हूँ कि 10-12 वीडियो में पूरा ये कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। इनके प्रशासन को देखना है, और उसके बाद देखो शिवाजी के बारे में, चूँकि ये मुगल काल समाप्त हो जाता है तब शिवाजी को आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे शिवाजी के उत्तराधिकारी, और ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे द इंद लिखा हुआ है, मतलब प्राचीन भारत इतिहास, सॉरी मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट, है ना। तो यहाँ से आराम से इसे कवर करिएगा, प्रिंट आउट जाहिर सी बात है सभी लोग करवा लिए होंगे इस नोट्स को। उत्तरवर्ती मुगल काल कहाँ से पढ़ना है मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। तो चूँकि मैं जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहा हूँ, तो मैं उत्तरवर्ती मुगल काल आधुनिक भारत में जब मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ से शुरू होता है कहानी, ठीक है। तो उत्तरवर्ती मुगल काल ये एक क्लास होगा, एक ही क्लास में लगभग 35 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा दिया हूँ, माइंड में सेट कर दिया हूँ, है ना। आप देख सकते हो सब उत्तरवर्ती मुगल काल का जो भी बादशाह है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुख सैयद, मोहम्मद शाह, है ना, अहमद शाह, और यहीं पे अहमद शाह अब्दाली को हम लोग पढ़ लिया बहुत अच्छे से, आलमगीर दे दिया है, शाह आलम दे दिया है, ठीक है ना, अकबर दे दिया है, बहादुर शाह दे दिया है। कहाँ मिलेगा, कौन देगा इतना मेहनत करके, कोई नहीं देगा पूरे यूट्यूब पे। और जो लोग भी पेड बैच में जो लोग 10,000 15,000 दे के भी पढ़े हो ना, तो देख लेना इस तरीके से नोट्स कोई नहीं दिया है, ठीक है ना, और नहीं इतने उम्दा तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो पढ़ाया उन्हें यार, एकदम इतने अच्छे तरीके से मेंशन है सब कुछ डायग्रामिकली, तो ये सब बिल्कुल मत छोड़ना बाबू, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है। चलो अगला सेक्शन है हम लोग का गुरु नानक, अच्छा अगला टॉपिक है हम लोग का सिख धर्म को देख लेते हैं। सिख धर्म को भी आप पढ़ लीजिएगा, सॉरी। तो गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था, ये आसान सा क्वेश्चन है, तो आंसर पहले ध्यान रख लीजिएगा, सी हो जाएगा 1469 1469 में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल की बात है, 15 अप्रैल, यहाँ पे लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ, 15 अप्रैल 1469 में हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये उस समय का, चूँकि भारत उस समय विभाजित नहीं था, तो पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी है जगह है, अभी पाकिस्तान में चला गया, तो तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। ननकाना साहिब पाकिस्तान में अभी है, आपको पता होना चाहिए। तो इनके पिता और माता की बात कर लें, तो इनकी माता का नाम तृप्ति देवी और पिता का नाम कुलाराम था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था गुरु नानक देव, बहुत पूछता है। इनकी मृत्यु हुआ था 1539 में, तो इनकी मृत्यु से प्रश्न पूछा जाए तो 1539 से टिक कर लेना, बस हो गया काम खत्म, इससे यहीं इतना ही क्वेश्चन आता है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, खालसा की स्थापना किसने किया। अब आप सबको पता है गुरु गोविंद सिंह को कौन नहीं जानता है, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो इसलिए प्रश्न खूब पूछता है। तो आंसर क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर होगा। देखिए खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था भैया, तो ये 1699 की बात है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, तो यही गुरु गोविंद सिंह थे। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इन्होंने सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह, पुरुष को सिंह और महिला को नाम पे को ना कोर, आप देखे होंगे लगाते हैं लोग, तो बहुत पूछता है
और इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा है ना, गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? ये दरोगा के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू साहब। तो बिल्कुल डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन के अनुसार। तो क्या था बता दीजिए। तो गुरु गोविंद सिंह की बात कर ले तो सिख के 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में होता है। ठीक है, मैं जन्म बोला हूँ यहाँ पे क्या भैया, जन्म ये आस्था खालसा पंथ का गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 किया था। जन्म इसका जो होता है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ से मैं लिख ही देता हूँ, 1666 में किया था, हुआ था, है ना इसका जन्म। सॉरी 1699, माफी चाहता हूँ, 1699 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था इन्होंने सभी लोगों को। ये सब तो मैं बता ही था। चलो, इनकी माता का नाम पूछा था ना भाई, माता की नाम क्या है? कितने लोग बता सकते हो? चलो बता ही देता। देखो, इनका जन्म हुआ था बिहार के पटना, नाम जरूर सुना होगा आपने। तो बिहार के पटना में हुआ था। पटना साहिब प्रचलित है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। इनकी माता की बात कर ले और पिता की बात कर ले तो तेग बहादुर के बारे में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं बता ही देता हूँ। तो इनके पिता का नाम था तेग बहादुर, तेग बहादुर, ठीक है ना। और माता का नाम गुजरी, गुजरी देवी था, गुजरी। ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किया, जो सिखों के इतिहास में या फिर सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। तो यहाँ से बस इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा आप लोगों का। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे कितने नंबर का? तो 10वें थे। अभी आपने देखा 10वें गुरु थे भैया, है ना। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना, बिहार के पटना में। वह सिख धर्म के 9वें गुरु थे ना, क्या नाम था सिख धर्म के 9वें गुरु का? तेग बहादुर, तेग बहादुर के पुत्र थे। माता के नाम क्या थी भाई? अभी आपने देखा ना, गुजरी देवी। प्रश्न पूछता है, खालसा पंथ का स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे पढ़ लो कि जवाब देने के मूड में होंगे, है ना। चलो, बाकी ये जो बुकलेट दिया हूँ उसमें सब कुछ है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? बहुत पूछता है गुरुमुखी लिपि। तो बिल्कुल यहाँ पे गुरु अंगद देव का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो फ्रेंड्स, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने अपने बाद गुरु अंगद देव को अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किया और गुरु अंगद का मूल नाम लाहना था, लाहना था। पूछता है क्वेश्चन, लाहना था। अंगद का शाब्दिक अर्थ या तात्पर्य होता है गुरु के शरीर का एक अंग, अंगद, है ना, जैसे कहते ऑर्गन, हम लोग बायोलॉजी पढ़े हैं ना, तो अंग से अंगद। तो गुरु अंगद ने गुरु नानक के पद चिन्हों पर चलते हुए गुरुमुखी लिखी, है ना, की शुरुआत की, सॉरी। और गुरु अंगद हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन थे। बहुत पूछता है कि कौन से सिख गुरु गुरु नानक, सॉरी, कौन से सिख गुरु हुमायूं और शेरशाह के समकालीन थे? तो यही गुरु अंगद। बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो बिल्कुल ये 16 से नहीं बल्कि 1845 से 46 में हुआ था। अब किसके बीच में लड़ा गया था? देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में, 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड ग्राफ द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने 16 दिसंबर 1845, क्योंकि अंग्रेज और सिख के बीच में युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, बहुत पूछता है। तो 1845 को मैं 16 से बोल दिया हूँ, माफी चाहता, 16 नहीं होगा, 1800 होगा। 1845 को लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा की और 10 फरवरी 1846 ईस्वी को सबराओं की निर्णायक लड़ाई में लाल सिंह और तेज सिंह के विश्वासघात के कारण सिखों की पराजय हो जाता है। देख सकते हो, उस समय भी सिख में भी एकदम दलाल था जो कि अंग्रेज का साथ दिया था। तो 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा सिख लोगों को और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है। और इसी के पश्चात हेनरी लॉरेंस को सिख राज्य में ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया गया था। तो पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया है?
तो बिल्कुल दशम ग्रंथ देखो, गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन दशम ग्रंथ, 10 से 10वें गुरु थे और 10वें और अंतिम गुरु और दशम ग्रंथ, ध्यान रखिएगा। तो दशम ग्रंथ पुस्तक में किया गया। दशम ग्रंथ सिख धर्म के अनुयायियों का धार्मिक ग्रंथ है जो पूर्ण रूप से 10वें पातशाह का ग्रंथ है। पटना साहिब में जाइएगा तो दिख जाएगा। इस ग्रंथ को 10वें पातशाह का ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु वचनों को संकलित किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास का कुछ विविध वाला सेक्शन देख लेते हैं और कंप्लीट हो जाएगा आप लोग। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? 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 बिल्कुल 1515 ईस्वी में हुआ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी में जहांगीर और अमर सिंह के बीच मुगल मेवाड़ संधि होता है। किसके बीच? तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में होता है। संधि के अनुसार कर्ण सिंह को मुगल दरबार में रहने की शर्त पर 5000 का मनसबदार बनाए जाने की घोषणा किया गया था। ठीक है, दरोगा के एग्जाम में 23 में पूछ लिया गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई कि रानी दुर्गावती कहाँ की जो है महारानी थी? तो बिल्कुल बी हो जाएगा, है ना, गोंडवाना की रानी दुर्गावती चंदेल वंश की वंशज और गढ़ा कटगा के गोंड साम्राज्य की महारानी थी। इनका विवाह गढ़ा राज्य के राजपूत राजा दलपत शाह, इसका नाम था, कछवाह से हुआ था। तो बेसिक बातें ध्यान रखना। देखो ये दरोगा के 23 के एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में होता है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा था? कश्मीर का बिल्कुल सुल्तान जैनुल, है ना, आबिदीन इसका नाम था। ध्यान रखिएगा 2019 के दरोगा में पूछ लिया गया। तो कश्मीर का शासक सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है क्योंकि वह अकबर के समान धर्म सहिष्णु था और सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे ये व्यक्ति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है चार मीनार स्थित है बाबू। तो चार मीनार कहाँ पे है? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल डी हो जाएगा। चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है क्या? चलो ठीक है, सही बता रहे हो। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? चार मीनार का निर्माण जो करवाया गया था वो हैदराबाद में है और इसका निर्माण 1591 ईस्वी में कुतुब शाही राजवंश के शासक कुल्लू कुतुब शाह, का नाम आप जरूर सुना होगा, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। यह जो है मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी वास्तुकला के कारण इसे पूर्व का, है ना, आर्क डी ट्रायम्फ कहा जाता है। तो बहुत पूछते हैं। तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है मेडिवल हिस्ट्री। अब आपका दायित्व बनता है कि आप क्या करो, PYQs को करिए, जो भी है। देखिए जाहिर सी बात है, आप जो भी बुक पढ़े हैं उस बुक से रिवीजन करिए। जो लोग ऑलरेडी पेड बैच में हो, आप लोग के पास ऑलरेडी नोट्स है, कोई भी बुक को छूने की जरूरत नहीं है। नोट्स को बार बार रिवीजन करो क्योंकि वो सारे पॉइंट्स हैं। पहले नोट्स को पढ़ने से पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद आप PDF को पढ़िए। उसके बाद डेली अगर एक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं डेली, इसका मतलब आप दूसरे से पीछे जा रहे हो और रेस में पीछे हो। सिलेक्शन को सोचो भी मत अगर टेस्ट नहीं लगाओगे तो। अभी भी आपके पास लगभग 45 से 47 दिन है। मैं कह रहा हूँ आज से भी शुरू कर दोगे ना पढ़ाई तो आपका 75+ स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। आज से भी शुरू कर दो, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेक्शन के साथ। अगला सेक्शन आएगा मेडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल तो कंप्लीट हो गया, मॉडर्न करवाऊंगा और साथ में बायोलॉजी भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। और मैं पुनः कराऊँ, जो लोग आना चाहते हो अभी भी आपके पास टाइम है, तो सिर्फ 499 पे करके और आप इस बैच को ले सकते हो। उसमें सारे सेक्शन का शॉर्ट नोट्स, PYQs सब कुछ मिल जाता है विद करंट अफेयर्स, और होल सिलेबस का प्रिपरेशन भी करवा देता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।